सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए होता क्या है इकोनॉमी में कि आज आप कहीं से कुछ पैसे कमा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो आपसे किसी और ने पैसे कमा लिए, फिर वो भी कहीं ना कहीं खर्च करेगा, फिर उससे किसी और ने पैसे कमा लिए। तो यानी कि ये जो क्या है इनकम है ना, ये फ्लो होता रहता है। तो इनकम फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में गुड्स और सर्विसेज भी फ्लो होती रहती हैं। तो यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यानी कि आप इनकम कर रहे हो, आपसे कोई और इनकम कर रहा है, आप उससे कोई और इनकम जो है अर्न कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप यहाँ फिगर को देखिए, फर्म है, हाउस होल्ड है। अब फर्म को जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। कोई भी गुड्स है या सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, पब्लिक से मिलेगा, यानी कि हाउस होल्ड से मिलेगा। अब हाउस होल्ड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है फर्म को, फर्म जो है उसके बदले उनको क्या देती है, अगर लैंड लिया है आपसे तो आपको रेंट देगी, अगर लेबर लिया है तो आपको वेजेस देगी, अगर आपसे कैपिटल लिया तो आपको इंटरेस्ट देगी। क्लियर। तो फर्म जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले पेमेंट आपको दे देती है, यानी कि इनकम कहाँ फ्लो हो गया, फर्म से हाउस होल्ड को फ्लो हो गया। अब जो फर्म है वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके उसने क्या बनाया था, गुड्स और सर्विसेज बनाया। क्लियर। गुड्स बनाया, प्रोडक्शन किया, और वो गुड्स और सर्विसेज किसको बेचेगा, पब्लिक को ही बेचेगा ना। यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उन्हीं को हम जो है वो गुड्स और सर्विसेज बना के बेच रहे हैं। तो अब आपको मैंने फैक्टर ऑफ, यानी कि आपको वेज दिया था, रेंट दिया था, अब आपको गुड्स और सर्विसेज दूंगा तो आपसे उल्टा में पैसा ले लूंगा। तो क्या हो गया, जो आपको पैसा मैंने दिया था एज अ पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पेमेंट दिया था, वही वापस हमने आपसे एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हमारे पास वापस आ गया। तो यही चीज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाती है। यानी कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म को जो क्या देते हैं, पैसे देते हैं, तो फर्म उसके बदले उनको गुड्स और सर्विसेज देती है। हाउस होल्ड जो है लैंड, लेबर, कैपिटल के फॉर्म में उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं फर्म को, तो फर्म उसके बदले उनको वेज, रेंट और डिविडेंड के फॉर्म में पैसे देती है। यानी कि इनकम क्या फ्लो हो रही है, कभी हाउस होल्ड, कभी फर्म, कभी हाउस होल्ड, कभी फर्म। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ए मॉडल ऑफ इकोनॉमी इन विच द मेजर एक्सचेंज आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट मीन्स ये जो हाउस होल्ड हो गए, ये फर्म हो गए, ये इकोनॉमिक एजेंट हो गए। क्लियर। और इन्हीं के बीच में जो मनी, गुड्स और सर्विसेज ये फ्लो होती रहती है। तो इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है। क्या है, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस फर्म फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन करती है, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लेती है, हाउस होल्ड से लेती है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है उसने इनकम जनरेट किया, तो इनकम जो जनरेट किया उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई आपसे फैक्टर प्रोडक्शन लिया तो मैं आपको उसके लिए पेमेंट भी करूंगा, लैंड लिया है तो आपको रेंट दूंगा, लेबर लिया है तो आपको वेजेस दूंगा। ठीक है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। अब जो मैंने आपको रेंट दिया या फिर वेजेस दिया, उस पैसे का इस्तेमाल आप मेरा ही प्रोडक्ट सर्विस परचेज करने के लिए करते हो, तो यानी कि वो पैसा वापस मेरे पास एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वापस फर्म के पास आ जाता है। तो यही इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। मैंने आपको पैसा दिया, किसी दूसरे तरीके से आपने मुझे वो पैसा वापस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर। तो यहाँ पे जो है दो टाइप का जो है फ्लो होता है, आपने देखा होगा कि दो टाइप का फ्लो होता है। एक फ्लो क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज का हुआ या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हुआ। गुड्स और सर्विसेज फर्म ने हाउस होल्ड को दिया और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फर्म को दिया। तो ये इसको कहते हैं रियल फ्लो। इसको क्या कहते हैं, रियल फ्लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं रियल फ्लो। वहीं पे जो दूसरा फ्लो है वो किस चीज़ का है, मनी का, यानी एज अ रेंट, एज अ वेजेज जो है फर्म जो है हाउस होल्ड को देती है, और हाउस होल्ड कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फर्म को देते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं मनी फ्लो, मूवमेंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो टाइप का फ्लो होता है, रियल फ्लो जिसमें गुड्स और सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है, और दूसरा है मनी फ्लो जिसमें कि मनी जो है वो फ्लो करती है एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या फिर एज अ पेमेंट। क्लियर। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या था, वो टू सेक्टर का एग्जाम्पल था। क्लियर। टू सेक्टर का एग्जाम्पल था, यानी कि सिंपल सेक्टर था, सिंपल इकोनॉमी थी। यहाँ पे टोटल सर्कुलर फ्लो, टोटल जो इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो इसी के बेसिस पे क्या हुआ है कि अलग अलग सेक्टर डिवाइड किए हैं। अब बात कर लें सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल है विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो सेव करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेते हैं और उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट कर देते हैं, यानी कि उनसे अगर लेबर, लैंड,
लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज लिया तो उसके बदले उनको वेज या रेंट या फिर इंटरेस्ट या प्रॉफिट उनको दे दिया। उसके बदले हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड ने कंज्यूम बिजनेस फर्म से प्रोडक्ट परचेज किया, उसके बदले उनको जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हाउस होल्ड के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो क्या करते हैं, वो सेव कर लेते हैं। जब सेव कर लेते हैं तो अब वो इकोनॉमी से क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी कि वो फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लीकेज कहते हैं। क्या इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में इसको क्या कहते हैं, लीकेज, यानी कि सेव कर लें और आप उसको कहीं इन्वेस्ट ना करें या फिर उसका यूज ना करें तो वो क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, यानी कि इकोनॉमी से बाहर हो जाता है, तो उसको लीकेज कहा जाता है। क्लियर। तो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लीकेज हो जाता है। तो सेविंग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो नेशनल इनकम भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। दूसरा जो फ्लो है दैट इज सर्कुलर फ्लो विथ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर विथ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सेविंग तो करते हैं लेकिन उसको इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में। तो देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उसी पैसे को बिजनेस फर्म्स को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्शन। वहाँ पे क्या था, लीकेज, जहाँ पे सेव तो करते हो लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। यहाँ पे क्या है, सेव कर रहे हो प्लस आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वही पैसा बिजनेस फर्म्स को दे देते हैं, यानी कि वो बिजनेस फर्म उस पैसे का यूज करके और ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो वो इनकम और ज्यादा फ्लो होने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्लियर। जो अब बात कर लें सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर, तो जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, अब गवर्नमेंट भी आ गई। अब देखिए हाउस होल्ड जो है बिजनेस फर्म को तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही थी, उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट मिल रहा था। जो बिजनेस फर्म है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही थी, उसके बदले उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मिल रहा था। अब जो है गवर्नमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट आ गई तो हाउस होल्ड क्या करती है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या करती है, टैक्स देती है। डायरेक्ट आप इनकम टैक्स देते हैं, तो हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिसके बदले उनको क्या कहते हैं, हाउस होल्ड ही लोग तो हैं जो गवर्नमेंट में काम भी करते हैं, तो उसके बदले उनको वेजेस, सैलरीज और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप या फिर ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, जैसे पेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से उनको उसके बदले मिल जाती है। यानी कि गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। टैक्स देती है, उधर गवर्नमेंट जो है उनको वेजेस, सैलरीज और डिफरेंट स्कीम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं पे अब बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट की बात कर लें तो बिजनेस फर्म जो है गवर्नमेंट को क्या दी है, टैक्स देती है, और गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस फर्म से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज करती है और साथ ही साथ उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो है फ्लो हो रहा है किसका, इनकम का। क्लियर। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो गया, जहाँ पे हाउस होल्ड होते हैं, बिजनेस फर्म होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता है और गवर्नमेंट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी भी है। वहीं पे फोर्थ सेक्टर में क्या है, सर्कुलर फ्लो इन फोर्थ सेक्टर। तो यहाँ पे जो है फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आप देखते हैं ना FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या था कि वहाँ पे एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही सारा फ्लो हो रहा है। क्लियर। टू सेक्टर में क्या है कि वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म है। थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ गई उस डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब जो है ओपन सेक्टर यानी कि फोर्थ सेक्टर में क्या हो गया कि बाहर के लोग भी चले आ रहे हैं आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में अपना बिजनेस परफॉर्म करने। तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका पैसा अब फॉरेन में भी जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या है, फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो फॉरेन कंट्रीज और हाउस होल्ड के बीच में क्या हो जाता है कि हाउस होल्ड क्या है, आप खुद भी जो है बाहर की कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसके बदले आप क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इनकम क्या हो रही है, अब फ्लो हो रही है। वहीं पे बिजनेस फर्म की बात कर ले तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती हैं। फॉरेन कंट्रीज अपने यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं और जो हमारे यहाँ की कंपनी वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ सेक्टर हो गया, यानी कि चार सेक्टर के बीच में जो है जो इनकम है वो फ्लो कर रही है। क्लियर। टू सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में फ्लो हो रहा है। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट के बीच में फ्लो हो रहा है इनकम का। और फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म और फॉरेन कंट्रीज के बीच में जो है फ्लो होता है इनकम का। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति या फिर आप इसको महंगाई कह सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी अमूल मिल्क का जो है प्राइस बढ़ा है। अमूल मिल्क जो टोन्ड मिल्क था 1 लीटर वो 47 का आता था, अब जो है उसमें 2 रुपये बढ़ा दिया है, 49 का कर दिया गया है। तो यहाँ पे नियरली आप देखेंगे तो 4 to 5% का इंक्रीज हुआ है प्राइस में। ऐसे ही आप अपने मॉम डैड से पूछें या फिर आपने भी देखा होगा तो पहले क्या होता था कि 1 रुपये में 4 टॉफ़ियाँ आती थी, 5 टॉफ़ी आती थी, लेकिन आज के टाइम पे 1 रुपये में 1 कैंडी आती है। मॉम डैड से आप पूछें तो उनके बचपन में 5 पैसे 10 पैसे में बहुत सारी टॉफ़ीज़ मिल जाती थी, आज जो है 1 रुपये में 1 टॉफ़ी आ रही है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में बढ़ता चला गया प्राइस, यानी कि परचेजिंग पावर क्या होगी, घटती चलेगी, वैल्यू ऑफ मनी घटती चली गई और प्राइस क्या हो गया प्रोडक्ट के, बढ़ते चले गए। तो इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स रिफर्स टू सब्सटेंशियल एंड रैपिड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं।
और इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर क्या होती है वो घट जाती है। जो टॉफ़ीज़ 5 और 10 पैसे में पहले हम खरीद सकते थे, आज के टाइम पे हम वो 1 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर घट गई, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी घट गई। पहले 5 और 10 पैसे की भी वैल्यू थी, आज 10 रुपये की वैल्यू नहीं रह जाती है, 1 रुपये की वैल्यू बराबर होगी। पहले की 5-10 पैसे और आज के 1 रुपये बराबर हो गए, तो यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, घट गई। तो अकॉर्डिंग टू क्राउथर, इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, प्राइस आर राइजिंग। यानी कि इन्फ्लेशन एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी क्या है, गिर रही होती है और प्राइस जो है वो बढ़ रही होती है। यानी कि 5-10 पैसे की वैल्यू जो थी पहले, अब वो 1 रुपये के बराबर हो गई है। और आज के टाइम पे आप देखें तो 1 रुपये 2 रुपये कुछ नहीं, अब कम से कम 5 रुपये आपका कम से कम चाहिए, तो 5 रुपये में भी एक अच्छा खासा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ये वैल्यू ऑफ मनी घटती जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है, यानी कि प्राइसेस बढ़ते क्यों है? तो देखिए, इसके ब्रॉडली 2 ही फैक्टर हैं। एक तो डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है या फिर सप्लाई कम हो जाती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लग गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया। जब पैसा ज़्यादा आ गया तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी गवर्नमेंट तो फिर क्या होगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट जो बिजनेस है, बिजनेस में इतना प्रॉफिट करने लग गए हैं कि उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया। जब पैसा ज़्यादा आ गया तो वो भी डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, तो प्राइसेस बढ़ेंगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो गुड्स और सर्विसेज आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे देश में भेज दे रहे हो, तो हमारे यहाँ पे रहा ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे तो लोग डिमांड करेंगे ना, तो डिमांड करेंगे और चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी जा रही है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बट ऑब्वियसली बढ़ेगी। यानी कि सपोज करिए कि हमारे यहाँ पे 100 लोग हैं और 100 यूनिट प्रोड्यूस होता था, क्लियर, तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होता था, 100 को मिल जाता था एक एक करके। लेकिन अब क्या हो गया, 100 लोग हैं, 100 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, 100 में से 50 उठा के एक्सपोर्ट कर दिए, यानी कि बाहर किसी कंट्री में। हमारे यहाँ पे कितना बचा, 50, और 50 को लेने वाले 100 लोग हैं, तो अब क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो एक्सपोर्ट करने की वजह से भी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। रिडक्शन इन टैक्सेशन, यानी कि क्या हो गया कि टैक्स घटा दिया, टैक्स घटा देती है जब गवर्नमेंट ना, तो क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाने लगता है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचने लगेगा तो लोग डिमांड करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक का पैसा जो है वापस करने लगती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आने लगता है। जब पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा, और तो प्राइस भी बढ़ेगी, क्लियर। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड बढ़ाते हैं, और जब डिमांड बढ़ाते हैं तो प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। वहीं पे दूसरा फैक्टर देखें तो फैक्टर कॉजिंग डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। यानी कि डिमांड ज़्यादा होने लगेगा, सप्लाई कम है मार्केट में, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब जो हैं, जब इनका जो है शॉर्टेज होने लगता है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होने लगता है, तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होने का, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई क्या होगी, मार्केट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। होर्डिंग बाई ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं, जब देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तब जो है इसको बाहर निकाल के बेच देते हैं हायर प्राइसेस पे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप प्याज का केस देखते हैं, ओनियन अक्सर जो है क्या होता है कि प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि होर्डिंग करके रख लिया जाता है, और जब देखते हैं कि प्राइस बढ़ गई मार्केट में तब वो निकालते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। इसी तरीके से होर्डिंग बाई कंज्यूमर्स द्वारा भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो जो है होर्डिंग यानी कि इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं, इस फ्यूचर में, इस सोच में पढ़ के कि कहीं आगे चल के इसकी प्राइसेस ना बढ़ जाएं। अभी देखिए पेट्रोल के हैं, तो पेट्रोल का अगर आपने न्यूज़ पढ़ लिया कि कल या परसों इसके प्राइसेस बढ़ने वाले, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं गाड़ी लेके उसको टैंक फुल करा लेते हैं। ठीक है, एक तरीके का होर्डिंग है। तो होर्डिंग बाई कंज्यूमर्स, यानी कि जब आपको जरूरत नहीं है फिर भी आप खरीद के रख ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि सप्लाई कहीं ना कहीं कम होने लगती है, क्लियर। तो ये जो है कुछ रीजंस है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जैसे मॉनेटरी मेजर्स हैं जो कि आरबीआई कंट्रोल करती है, क्रेडिट कंट्रोल देती है, बैंक रेट्स में चेंज करती है, सिक्योरिटीज़ जो है ओपन मार्केट में लॉन्च कर देती है, डीमोनेटाइजेशन भी गवर्नमेंट जो है करती है, इसी में नए करेंसीज को इशू कर देती है इन्फ्लेशन से डील करने के लिए। इसी तरह से फिजिकल मेजर्स होते हैं, फिजिकल मेजर यानी कि जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, जैसे कि रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है। लेकिन जैसे कि भाई सबके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा डिमांड करोगे, आपके पास पैसा रहेगा नहीं तो आप डिमांड कहाँ करोगे,
करोगे, तो टैक्सेस बढ़ा देगी तो आपके पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जो है डिमांड कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो प्राइसेस भी जो है कंट्रोल में रहेंगी। इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी देती है, यानी कि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ा देंगी, तो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, तो इससे भी क्या होगा, इससे जो है आपका मार्केट, आपके पास पैसा कम रहेगा तो डिमांड आप कम करोगे। तो ये कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात कर लें टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की, तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ राइज इन प्राइस, यानी कि किस रेट से प्राइस बढ़ रही है उसके बेसिस पे आप जो है इन्फ्लेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब क्या होता है, रेंगना। क्रीपिंग मतलब क्या होता है, रेंगना। तो जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस साल भर में 1% या 2% बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। व्हेन प्राइस राइजेज लेस देन 3% पर, यानी कि 1% 2% बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन जो है अच्छा माना जाता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, सेफ माना जाता है। क्लियर, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रो भी करेगी इसके साथ साथ। लेकिन वहीं पे दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब कि जब प्राइस राइज होता है 3 to 4% पर ईयर, यानी कि 3 से 4% पर ईयर जो है प्राइस राइज हो रहा है, तो इसको कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, है कि अब चलने लगा है। पहले तो रेंग रहा होता है, अब क्या है, चलने लगा है, तो यानी कि ज़्यादा तेज से प्राइस, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइसेस बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग में क्या, अभी तक तो रेंग रहा था, फिर चलने लगा, अब दौड़ रहा है। दौड़ रहा है कि और तेज से प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं। व्हेन प्राइसेस राइजेस बाय मोर देन 5 to 9% इन, यानी कि 5 से 9% तक जो है पर ईयर जो है वो बढ़ते चला जाता है, यानी दौड़ रहा है। अब जो है इन्फ्लेशन काफ़ी तेज चल रहा है। वहीं पे आता है नेक्स्ट गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का मतलब होता है सरपट, यानी कि अचानक से खूब तेज दौड़ गया, तो खूब तेज दौड़ गया, यानी कि जब जो है इन्फ्लेशन 10% या फिर डबल फिगर में जब बढ़ने लगता है प्राइसेस, तो उसको हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और वहीं पे आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि सुपर एनर्जी, यानी कि इतनी तेज बढ़ेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, डबल हो जाएगा। व्हेन प्राइसेस राइज बाई 100% इन ईयर, यानी कि 47 रुपये का मिल्क था, अब 47 का दुगना हो गया, तो अब उसको आपको मिल रहा है 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये मिलने लगी है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो रेट ऑफ राइज इन प्राइस के बेसिस पे आप जो है इन्फ्लेशन को इन तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। क्रीपिंग, रेंग रहा है, 1-2% बढ़ रहा है। वॉकिंग, ज़्यादा थे, थोड़ा सा मतलब 3-4% के हिसाब से जो है प्राइस बढ़ रहे हैं। रनिंग में 5 से 9% के हिसाब से प्राइस बढ़ रहे हैं। गैलोपिंग में 10% या डबल डिजिट में जो है इन्फ्लेशन हो रहा है। और हाइपर इन्फ्लेशन में डबल हो गया है। क्लियर, तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसी तरीके से आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए डिमांड पुल, डिमांड खींच रहा है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी स्ट्रांगली आउटवेट्स द एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस गो अप। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रही है, तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे, डिमांड पुल। वहीं पे क्या है, कॉस्ट पुश, यानी कि कॉस्ट बढ़ रही है तो कॉस्ट ने धक्का दिया प्राइस को कि तुम भी बढ़ो, तो कॉस्ट बढ़ेगी भाई, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी, तो बट ऑब्वियसली प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन आएगा। तो व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वेजेज एंड रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी सामान है या चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए जो चाहिए होता है रॉ मटेरियल, उसकी प्राइस बढ़ जा रही है, वेजेस बढ़ जा रहे हैं, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ गया। तो कॉस्ट पुश, कॉस्ट जो है पुश कर रहा है प्राइस को बढ़ने पे, और डिमांड पुल, डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए जो है प्राइस को भी बढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरीके से एक टर्म आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये इन्फ्लेशन का ही एक टाइप है, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे राइज इन प्राइस तो होता है, परसिस्टेंस राइज इन प्राइस होता है, कंटिन्यूस यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें और होती हैं। क्या, एक अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है और यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर नहीं रहता है। कंडीशन समझिए, होता क्या, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन लोगों के पास नौकरी भी आ रही है, पैसे भी आ रहे हैं, लोग जो है बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें काम हो रही है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और कंज्यूमर है नहीं। भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो किसी के पास पैसे होंगे नहीं, जब पैसे होंगे नहीं तो प्रोडक्ट परचेज कहाँ करेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। राइज इन प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट एंड नो कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। बट ऑब्वियस बात है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो कंज्यूमर कहाँ बन पाएगा, वो परचेज ही नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से एक टर्म आता है डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, इसको कह लीजिए आप नेगेटिव इन्फ्लेशन कह लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि जनरल डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस घटती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस क्या होते हैं, घटा दिए जाते हैं। क्लियर, तो ये क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। ड्यू टू रिड्यूस्ड मनी सप्लाई और डिमांड। ये होता क्यों है कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो गई, तो जब मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसा कम हो गया तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घटने लगेगी।
क्लियर? तो यही चीज कहलाता है डिफ्लेशन। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि मूवमेंट या फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस। आप देखेंगे कोई भी बिजनेस तो वहां पे हमेशा एक जैसा प्रॉफिट या एक जैसा सेल नहीं होता है। किसी महीने में सेल ज्यादा होती है तो किसी महीने में सेल कम होती है, किसी महीने में सेल हो सकता है निगेटिव हो जाए। जैसे कोविड के सिचुएशन देखिए, बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिनकी सेल निगेटिव में जा रही थी या फिर उनको लॉस हो रहा था। तो क्या है, यही बिजनेस साइकिल होता है, यानी कि आप जो है आपका जो बिजनेस है वो फ्लक्चुएट करता है। किसी महीने में आप जो है एक्सपेंड करेंगे, किसी महीने में आप जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल, जब हम इसको पूरे होल इकोनॉमी को कंसीडर करते हैं। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जीडीपी, यानी कि किसी भी इकोनॉमी की जो जीडीपी में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट एक्सप्लेन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, डिमांड हो गया, तो ये जो है ना, इसमें जब एक्सपेंशन होता है, यानी कि जब बढ़ता है या फिर घटता है, तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं। क्लियर? तो बिजनेस साइकिल में 6 फेजेस होते हैं जो हम आगे देखेंगे। एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। कहीं कहीं पे आपको 4 ही मिलेगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी, ट्रफ। क्लियर? तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फेज मिलेंगे, लेकिन सारे का मतलब, सभी का मतलब वही होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है? इट इज अ वेव लाइक फ्लक्चुएशन। ये क्या होता है? वेव लाइक फ्लक्चुएशन, यानी कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। ठीक है, वेव लाइक फ्लक्चुएशन होता है। और किस में होता है? खासकर नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया, इन सब में जो है फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे बिजनेस साइकिल के जो फ्लक्चुएशन है वो डिपेंड करते हैं। तो बिजनेस साइकिल कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी इकोनॉमी में कोई जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसमें जो भी फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई किसी टाइम पे, तो किसी टाइम पे एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, नेशनल इनकम किसी टाइम पे ज़्यादा हो गई, तो किसी टाइम पे नेशनल इनकम कम हो गई। तो इसी को क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं। बिजनेस साइकिल को केनीज ने डिफाइन किया है। बिजनेस साइकिल यानी कि ट्रेड साइकिल। तो ए ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, अल्टरिंग विद पीरियड ऑफ बैड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड साइकिल है, यानी कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब एक्सपेंड कर रही होती है तो प्राइसेस राइज कर रही होती है और अनएम्प्लॉयमेंट घट रही होती है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है। लेकिन वहीं पे उसका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब बैड फेज आता है, बैड ट्रेड होता है, तो उस केस में जो प्राइसेज हैं वो गिरती हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो इसी फेज को क्या कहते हैं? ट्रेड साइकिल कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। और ये जो है सभी बिजनेस में आता है। आप देखेंगे कोई बिजनेस एक जैसा हमेशा नहीं चलता है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, तो उसी को बिजनेस साइकिल कहा जाता है। उसमें कुछ जो फेज होते हैं जो गुड फेज होते हैं, यानी गुड ट्रेड होते हैं, और कुछ फेज ऐसे होते हैं जो बैड ट्रेड होते हैं। तो आइए हम बिजनेस फेजेस को देखते हैं, बिजनेस साइकिल के फेजेस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 फेजेस हैं: एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक्सपेंशन, पीक, ये क्या है? ये गुड ट्रेड में आ जाता है। वहीं पे रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ, ये क्या है? ये बैड ट्रेड में आ जाता है। तो सबसे पहले बिजनेस साइकिल में आता है सबसे पहला फेज, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यानी कि अपस्विंग हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, डिमांड बढ़ रहा है, सभी लोग, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, तो सभी लोग, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रही है। तो फिर एक ऐसा स्टेज आता है धीरे धीरे ग्रोथ होते होते कि जहां पे सभी लोग फुली एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फुली एम्प्लॉयड होते हैं और उनका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, उनका जितना यूटिलाइजेशन हो सकता था। और यहीं पे क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है कि उनकी प्राइसेस जो इनपुट की हैं, जो फैक्टर प्रोडक्शन की हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ने लग जाती हैं। जब बढ़ने लग जाती हैं तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट की प्राइसेस भी क्या होंगी? बढ़ने लग जाएंगी। क्लियर? तो वहां पे क्या होता है कि डिमांड फिर कम होने लगता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन इस फेज को वो पहचान नहीं पाते। प्रोड्यूसर जो बिजनेस हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, और वो क्या होते हैं? वो उसी रेट पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जब उसी रेट पे प्रोडक्शन कर रहे होंगे और डिमांड कम होने लगेगी तो क्या होगा? एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा? प्राइस गिरने लगेगा, प्राइस गिरने लगेगा। तो उसी फेज को क्या कहते हैं? रिसेशन, यानी कि मार्केट में डाउन आने लगा। भाई डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो ये रिसेशन का फेज आ गया। अब रिसेशन का फेज आ गया, यानी कि यहाँ पे लॉस, कंपनी को लॉस हो रहा होता है। क्लियर? कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा था? धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। फिर एक डिप्रेशन का फेज आता है। डिप्रेशन का फेज में क्या होता है कि अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। लोग जो है, भाई हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्राइसेस सभी चीज़ों की घट रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी घट रही है, डिमांड घट रहा है। फिर ये भी जो है घटने की भी कोई एक लिमिट होती है, जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट, वो होती है ट्रफ। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रफ। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब धीरे धीरे देख रहे हैं कि इकोनॉमी पूरी घटती चली जा रही है, गिरती
चली जाए तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो आपको हेल्प करती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपको लोन प्रोवाइड करती है। लोन प्रोवाइड करेगी तो आप जो है इन्वेस्टमेंट करो। लोन आपको इसलिए देती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आप जो प्रोडक्शन करो। जब प्रोडक्शन करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो है आउटपुट जनरेट होगा और लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, यानी कि क्या होगी, रिकवरी करेगी। तो ट्रफ से क्या होता है, फिर रिकवरी वाला स्टेज आ जाता है। तो यही 6 स्टेज हैं और इसी पे जो है कोई भी बिजनेस जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है, यानी कि वो एक्सपेंशन होता है उस इकोनॉमी में, एक हाईएस्ट पीच पे पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर डिप्रेशन पे ही जो है गवर्नमेंट तकरीबन जो है यहीं पे स्टेप्स ले लेती है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। जो है वो मार्केट में पैसे निकाल देती है, रिलीज कर देती है, जिससे लोगों के पास पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, यानी रिकवरी फेज पे आ जाती है। तो यही जो है फेजेज हैं और ये फेजेज जो है ना 5 साल 10 साल 15 साल में नहीं आते, बहुत कई कई सालों बाद जो ये फेजेस आते हैं। क्लियर। तो बिजनेस ट्रेड साइकिल यानी कि बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल के यही 6 फेजेस होते हैं। बात कर लें कि ये फेजेस क्यों होते हैं, तो कुछ इंटरनल कॉज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल कॉज होते हैं। इंटरनल कॉज में जैसे कि डिमांड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में वेरिएशंस हो रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसमें चेंजेज हो रहे हैं, मनी सप्लाई घट बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारा मानना है कि हाँ प्रॉफिट होगा या फिर घाटा होगा, अभी मार्केट बेकार है या फिर मार्केट अच्छा है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती हैं। इसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल कॉज हैं जैसे कि वॉर हो गया तो भाई बट ऑब्वियस बात है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट करेगी, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे यूक्रेन वाला और रसिया वाला मामला। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर के बाद जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है हमें वहाँ पे जो है मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से भी ट्रेड साइकिल जो है अप एंड डाउन हो जाती है। टेक्नोलॉजी शॉक हो गया, फिर नेचुरल फैक्टर्स हो गए, कोई क्लाइमेट आ गया, भूकंप आ गया, उसकी वजह से भी जो है बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी से बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रही है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि साइकिल में जो है फ्लक्चुएशंस आती हैं। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट करती है। अब बात कर लें कि ये पता कैसे चलता है, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। उसमें 3 टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। एक कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो बिजनेस साइकिल में चेंज होने से पहले ही आपको बता देंगे कि हाँ बिजनेस साइकिल में चेंजेस होने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज हो रहा होता है बिजनेस साइकिल में, उसके साथ साथ आपको इंडिकेट करते हैं। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि हाँ आपका ये फेज आ चुका है। क्लियर। तो पहला जो आता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर यानी कि साइकिल में चेंज होने से पहले ही आपको इंडिकेट कर देंगे कि साइकिल में चेंज होने वाला है। जैसे स्टॉक प्राइस में चेंज हो गया, घट गया, फिर स्टॉक प्राइस बढ़ गया, तो आप समझ जाओ कि एक्सपेंशन हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर। दूसरा क्या है, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है कि जब वो फेज हो चुका होता है तब ये इंडिकेटर करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी रिसेशन आ गया, तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तब आपको पता चला अच्छा कि अब रिसेशन वाला फेज आ गया। कॉर्पोरेट प्रॉफिट घट रही है यानी कि आपको पता चलता है कि हाँ रिसेशन या डिप्रेशन आ गया है, यानी कि ये फेज आने के बाद आपको बताता है कि जो है आपका ये फेज आ चुका है। वहीं पे कॉन्करेंट इंडिकेटर यानी कि ये क्या होता है कि वो फेज आ रहा होता है, उसी के साथ साथ आपको इंडिकेशन भी मिलता है। जैसे जीडीपी घट रही है यानी समझ जाइए कि आपका डिप्रेशन आ रहा है। जीडीपी बढ़ रही है यानी कि आप एक्सपेंड कर रहे हो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि एक्सपेंड करो। डिप्रेशन या रिसेशन आ रहा है तो यानी कि आप कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमी घट रहा है। तो कॉन्करेंट इंडिकेटर यानी कि ये आपको साथ साथ आपको बताएंगे कि फेज जैसे एक्सपेंड हो रहा है तो उसी के साथ साथ जो इंडिकेटर्स होंगे वो कॉन्करेंट हो जाएंगे। एक्सपेंशन हो चुका है उसके बाद आपको बताया जा रहा है तो वो क्या हो गया, लैगिंग इंडिकेटर। और एक्सपेंशन होने से पहले जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। तो इनसे आपको जो है पता चलता है कि हाँ इकोनॉमी के फेजेस में चेंजेस होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।